सुमित, अदिति। तो कल तक हमने गोरी और गजनवी के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज का हमारा विषय है गुलाम वंश की स्थापना भारत में हो चुकी है। गुलाम वंश की स्थापना होने के बाद खासकर दिल्ली सल्तनत में किस तरह से दिल्ली सल्तनत का विस्तार और विकास किया गया, इसके संदर्भ में भारतीय नुसरत मिली, रविंदर। तो दिल्ली सल्तनत जिसको हम कहते हैं, इसके अंतर्गत 5 वंशों ने 320 साल तक शासन किया है। 5 वंशों ने, इनको क्रमशः कहते हैं मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी। हेलो युवराज। तुगलकों ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया और खिलजियों ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो इनकी कुछ प्रशासनिक विशेषताएं थी जो बिल्कुल अलग थी। इनके संदर्भ में हम बात करेंगे क्रमशः। मामलुक वंश की अगर हम डायनेस्टी देखते हैं तो ये शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से और खत्म होती है क्यूमर्स पर। कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन, बैराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन कैकुबाद और क्यूमर्स। हेलो अलका, शनाउल्लाह और देव मित्रा। तो इनकी क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियां थी, क्रमशः हम इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। मामलुक वंश को 3 नामों से हम पुकारते हैं: गुलाम वंश, दास वंश और मामलुक वंश। मामलुक वंश एक वंश तो है, लेकिन 3 जनरल्स ने शासन किया था। 3 जनरल्स ने इसी वंश के अंतर्गत। कौन कौन से? कुतबी, शमसी और बलबनी। कुतुबी नाम से ही क्लियर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश है। शमसी इल्तुतमिश का वंश है क्योंकि शमशुद्दीन उसका पूरा नाम था। और बलबनी बलबन का, गियासुद्दीन बलबन। लेकिन इलबारी शासक पहला था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को इलबारी भी कहते हैं। इलबारी इसलिए क्योंकि एक कबीले से आता था, इलबार कबीले से। अब ये जो लिस्ट मैंने दिखाई, इसमें सारे गुलाम नहीं थे। इसमें सिर्फ कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबन, सिर्फ यही गुलाम शासक थे। तो सिर्फ इन तीनों, हालांकि ये तीनों बिल्कुल केंद्रीय तत्व थे, इसलिए इन तीनों के नाम पे इसको गुलाम वंश कहते हैं। मामलुक जो नाम आता है, मामलुक एक अरबी भाषा का शब्द है। मामलुक का मतलब होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं के उत्पन्न वंशज, यानी वो डायनेस्टी जिसके माता पिता गुलाम थे। बलबन खुद को अफरासियाब वंशज का बताता है, इलबारी का नहीं। अफरासियाब वंश का संबंध ईरान से, इलबारी का संबंध है तुर्क से। अफरासियाब वंश का पहला उल्लेख मिलता है फिरदौसी की शाहनामा में।
तो मामलुक वंश के कुल 11 शासक ने 84 वर्षों तक शासन किया। इन सारे शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान है। हालांकि गुलाम था तो इसने अपने आप को सिपह सालार ही माना। इसको हम सुल्तान नहीं मान सकते, अमीर ही माना। आराम से आगे कोई गणना ही नहीं, कुछ महीनों के लिए था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर, क्योंकि इल्तुतमिश के पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, और इल्तुतमिश इसको एस्टेब्लिश किया दिल्ली। तब से आज तक कुछ उदाहरणों को छोड़ करके राजधानी दिल्ली ही है। सिराज इसकी इतनी प्रशंसा करता है, कहता है इसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता, कुलीनता का कोई मुकाबला नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने सभी सुल्तानों का नाम शामिल किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि ये अपने जीवन में गुलामी के बंधन से मुक्त नहीं था कभी भी। खुतबा एक उपलब्धि पत्र होता है जो जुमे की नमाज यानी शुक्रवार की नमाज कंपलसरी होती है इस्लाम में। तो शुक्रवार की नमाज को ये पढ़ा जाता है नियमित रूप से शुरुआत में, ताकि उस समय का जो तत्कालीन शासक है उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया जा सके। तो इस खुतबे में इतिहास भी होता है, वंशावली होती है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की बात। हाँ, ये खुतबा हमेशा होती, कभी भी होती थी, अभी भी होती है। खुतबा इज नॉट अभिलेख, खुतबा इज लाइक मिनट्स। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई राजा जब एंटर करता था दरबार में, तो एक गेट कीपर होता था जो ऊंची ऊंची आवाज में बोलता था, ला मुलाहिजा होशियार, सल्तनते हिंद, हिंदुस्तान के तख्त नशीन, बाबर के पोते, हुमायूं के बेटे, ये वो तशरीफ ला रहे हैं। तो ये तो था दरबार में कुछ इसी टाइप का। इस टाइप की उद्घोषणा तो नहीं होती थी, लेकिन शुरुआत में बड़ा एक नॉर्म था। ऐबक के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत दानी था, इसलिए इसे लाख बख्श, लाखों रुपए दे देता था उठा के। पील बख्श, पील यानी हाथी, हाथी भी दे देता था। हातिम सेकंड, हातिम ताई भी बहुत बड़े दानी हुए हैं। तो कुरान को बड़ा ही शुर में पढ़ता था, कुरान ख्वा, ये सब इसके उपनाम थे। तुर्की भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता। तुर्किस्तान में ही पैदा हुआ था, दास के रूप में गोरी को मिला था, और स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर के गोरी ने इसको अपने ड्राइवरों का हेड बना दिया, अमीर ए आखूर। घुड़साल का प्रमुख। मिनहाज सिराज लिखता है कि गोरी ने कहा था कि लोगों के एक बेटे होते हैं, दो बेटे होते हैं, ये जितने भी मेरे गुलाम हैं ये सब मेरे बेटे हैं। तो गोरी इसको ऐसे ही मानता था। हेलो किस्मत। तो महमूद गजनवी और गोरी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? पेशावर, काबुल, उदभांड और डक। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभांड, ये हमने पढ़ाया था पहले। तो आइए गोरी के मरने के बाद उस समय की राजनीतिक स्थिति को समझ लेते हैं क्या थी। तभी परस्पर सांस्कृतिक, राजनीतिक और विदेशी संबंधों को समझना उपयोगी होगा। उदभांडपुर यहाँ है।
तो मैंने बताया कि गोरी का साम्राज्य भारत में मैप में भी दिखाया था, ऐसे विस्तृत था। तो इसको लगभग 3 भागों में बांटा गया। कल बख्तियार खिलजी के बारे में भी बताया मैंने आपको। गजनी का राज्य ताजुद्दीन यल्दौज के पास था। सिंध का राज्य कुबाचा के पास। और दिल्ली सल्तनत ऐबक। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा हम जानते ही हैं, खलजी के पास। ऐबक के आने से सबसे ज्यादा समस्या हो गई राजपूतों को, और राजपूत इतनी आसानी से काबू में आने वाले नहीं थे। ऐबक को पूरे कार्यकाल को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। 1192 से लेकर के 1206 तक ये लड़ता रहा, गोरी का प्रतिनिधि था ये। गोरी के मरने के बाद 1206 से लेकर के 1208 भारत का प्रभारी बना, सुल्तान कह सकते हैं। और 1208 से 1210 तुर्की सल्तनत की स्थापना में व्यस्त रहा। गद्दी पे बैठा ये 1206 में, लेकिन इसको औपचारिक मान्यता गोरी से मिली 1208 में। गोरी से नहीं मिली, सॉरी। गजनी का शासक 1208 में था महमूद। बाद में इसको हटा करके यल्दौज ने इस पे अपना कब्जा किया। तो महमूद ने इसके लिए सिंहासन, छत्र, दूरबास और पताका और नक्कारा ये सब भेजा और इसको सुल्तान कहा। लेकिन यहाँ भी ये मलिक ही बना रहा, क्योंकि ये चाहता नहीं था नाफरमानी। गोरी से ये पद इसको मिला था चूंकि, तो ना ही इसने सिक्के चलवाए, ना ही खुतबा पढ़वाया। इसकी राजधानी थी लाहौर। अब एक ऐबक के समय बहुत सारी कठिनाइयां थी, जैसे बंगाल में खलजी वंश की स्थापना हो गई। इधर यल्दौज भी इसके लिए एक चैलेंज था, कुबाचा इसकी सीमा पर ही बैठा था। और इधर ग्वालियर आजाद हो गया, ग्वालियर के बगल में कालिंजर भी आजाद हो गया। और बगावत होता रहा। अब ऐबक इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा? सबसे बड़ी समस्या तो इसके भाई बंधु ही थे, जैसे ताजुद्दीन यल्दौज। ताजुद्दीन यल्दौज की बेटी से इसने शादी कर लिया। नासरुद्दीन कुबाचा, कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कर दिया, यानी इसको रिश्तेदारी में भी बदल दिया। और चूंकि इसका ही मातहत था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से भी अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तो इस तरह से रिश्तेदारियों के द्वारा हम देखते हैं कि इसने संबंधों को ठीक करने का प्रयास किया, राज्य को बचाने के लिए, संघर्ष को अवॉइड करने के लिए। ताजुद्दीन यल्दौज और कुबाचा ये अपने आप को मानते थे कि गोरी के ऐबक हमसे श्रेष्ठ नहीं। खासकर यल्दौज तो खुद को समझता था कि चूंकि ये गोरी की कुर्सी पे बैठा है तो ये गोरी ही है, और अब ऐबक इसका गुलाम है। तो यल्दौज ने सोचा कि ऐबक को हमको मानना चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए, और इसने प्लानिंग शुरू कर दी कि इसको हरा करके पंजाब पर क्यों ना अधिकार कर लिया जाए। और पंजाब पे आक्रमण भी किया 1208 में, लेकिन उल्टे ऐबक ने हरा करके गजनी पर अधिकार कर लिया। लेकिन यल्दौज अपनी प्रजा में बड़ा पॉपुलर था, गजनी की प्रजा यल्दौज को ही चाहती थी,
इसलिए ऐबक को गजनी छोड़ करके लाहौर जाना पड़ा और यल्दौज ने फिर से गजनी पर अधिकार कर लिया। फिर यल्दौज ने ना ऐबक को छेड़ने का साहस किया और ऐबक ने छेड़ना भी नहीं था। नासरुद्दीन कुबाचा भी एक ड्यूबियस कैरेक्टर, मुल्तान और उच्च का शासक था। ऐबक ने शादी करके अपना अधीनस्थ शासक इसको बना दिया। लेकिन इसके बगल में जो राज्य है, यहाँ पे कौन सा राज्य है? फारस। फारस के राजा ख्वारिज़म शाह। ये गजनी पर बुरी नजर रखते थे, शुरू से ही रखते थे, उस जमाने से ही जब गोरी था, गजनवी था। तो फारस ने सोचा कि हम गजनी पे अधिकार कर लें, इसके बाद दिल्ली पे अधिकार कर लें। अब ऐबक को एक नई चिंता सताने लगी कि अगर यल्दौज कमजोर पड़ जाएगा तो बड़े आसानी से फारस यहाँ पे अधिकार कर लेगा और अगली समस्या आएगी दिल्ली के लिए। इधर हमने कल पढ़ा था कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी बंगाल में? अली मर्दान। अली मर्दान ने खिलजी सरदारों की हत्या की तो अली मर्दान को सरदारों ने जेल में डाल दिया। किसी तरह से निकल करके जेल से भागा और मिल गया ऐबक से। अब ऐबक के सामने सुनहरा अवसर था बंगाल को जीतने का, तो इसने बंगाल को अपने राज्य में मिलाने के लिए अवध का इख्तियार था कैमाज रूमी, इसको भेजा। कैमाज रूमी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और फिर से अली मर्दान को सूबेदार बना दिया बंगाल का। इस तरह से बंगाल ऐबक के अधीन हो गया। तो ये था ऐबक का फॉरेन पॉलिसी टू कंट्रोल यल्दौज, कुबाचा एंड खलजी। शादी के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा इसने बुद्धि के द्वारा इसको कंट्रोल किया, इस सिचुएशन को। इसकी अगली समस्या थे राजपूत। कलिंजर ग्वालियर तो पहले ही आजाद हो गए थे, आगे चल करके बदायूं, फर्रुखाबाद, ये भी आजाद हो गए। लेकिन इसको इनके विद्रोह को कुचलने के पहले ही घोड़े से 1210 में चौगान खेल रहा था और मुंह के बल गिरने से इसकी मौत हो गई लाहौर में। तो ये पूरी ऐबक की कहानी है। यहां तक समझ में आ गया? ग्वालियर और कलिंजर को बदायूं फर्रुखाबाद को अधीन करने के पहले ही मर गया, त्र्यंबकम यजामह हो गया। बाद में सुगंधित पुष्टिवर्धनम होगा। सारा काम ही कर लेगा तो मृत्युर्मुक्षी अमृताम कैसे होगा? तो ऐबक का मूल्यांकन अगर हम ये करें तो क्या निकल के आता है? तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा अच्छा क्या थी? अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। अरित्री का नाम वैदिक ही होता है, मतलब असली में भी तुम्हारा वैदिक नाम था, इसमें भी वैदिक ही नाम है।
फारसी। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह। वो तो पहले भी तुम आ चुके हो। एक्सटेंड करा लो, कंजूसी क्यों करते हो? तुम तो ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखते हो। सिंधिया। अरे 2 दिन का ऑफर आया, सभी एक्सटेंड कराओ ना। ये आजकल का ऑफर है 30% ऑफ। ये ऑफर दोबारा मत आइए, मत सोचिएगा कि 4 दिन बाद फिर आएगा, नहीं आएगा। कोई बात नहीं, एज यू विश। तो ऐबक का मूल्यांकन क्या है? दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक था। मात्र 4 साल तक इन्होंने शासन, बख्श वगैरह तो था ही था। कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हैं, जैसे हसन निजामी और फखरे मुदव्विर इसके दरबारी थे। हसन निजामी ने ताजुल मासिर और फखरे मुदव्विर ने आदाब उल हर्स अल शुजात इसे समर्पित किए थे। दिल्ली और अजमेर में इन्होंने 2 मस्जिदें बनवा दी बहुत कम समय में। वो मस्जिद क्या था? कन्वर्जन ही था। अभी ये कुतुब मीनार, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो इंडिया का सबसे पहला मस्जिद माना जाता है। इट वाज जस्ट कन्वर्जन ऑफ हिंदू टेम्पल, हिंदू एंड जैन टेम्पल। ये करवाया इसको 1195 ईस्वी में। भारत में इस्लामी पद्धति से निर्मित पहली मस्जिद माना जाता है। 27 मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया था। और ये कुतुब मीनार की जो फर्स्ट मंजिल है, ये इसने बनवाया था 1199 में। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ये बनवाना शुरू किया था। 1230 से 31 इसको कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। बाकी के 3 मंजिल इल्तुतमिश ने भी बनवाए। अब ऐबक की मौत के बाद ये हुआ कि अगला शासक बनेगा कौन? इसका कोई बेटा तो था नहीं। तो अबुल फजल लिखता है कि इसका भाई आराम शाह शासक बना। जुबैनी लिखता है कि ऐबक के पास बेटा नहीं था। मिनहाज कहता है कि 3 बेटियां थी। आराम शाह का जैसा नाम था वैसा गुण था, आराम ही फरमाता रहता था। अब इसके आराम फरमाते रहने से बहुत सारे राज्य जो स्वतंत्र होना चाहते थे स्वतंत्र हो गए। उदाहरण के लिए बंगाल आजाद हो गया अली मर्दान के नेतृत्व में। नासरुद्दीन कुबाचा भी जिंदा था और उसने सिंध पर अधिकार कर लिया। ऐसी संकटमय परिस्थिति थी। दिल्ली के सरदार डर गए कि अब अगला इधर से ये भी अटैक करेगा, इधर से ये भी करेगा, तो क्या किया जाए। तो दिल्ली के सरदारों, तुर्की सरदारों का मुखिया था अली इस्माइल।
अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए निमंत्रण भेजा और इल्तुतमिश उसमें बदायूं का सूबेदार था। आराम शाह और इल्तुतमिश में युद्ध होता है। और आराम शाह की हत्या कर दी जाती है। 8 महीने ही सुल्तान था ये। अली इस्माइल है दिल्ली के तुर्की सरदारों का सरदार। तो इस मानचित्र में सुल्तानों के अधीन भारत दिखाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन ये जो डार्केस्ट शेडेड पोर्शन है ये था। और इसके बाहर जो साम्राज्य है ये इल्तुतमिश के अधीन है। ये और विस्तृत हो जाता है बलबन के टाइम में। हालांकि बलबन के शुरुआती दौर में तो ये विस्तार था साम्राज्य का, और ये खिलजी के टाइम में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तुगलक की डायनेस्टी में कितना कम रह गया जब तुगलकों का डिक्लाइन हो रहा था। और फिर ये लोधी, समझ गए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त पत्थर के खंडों में किस नाटक के अंश अंकित है? सालिपुत्र प्रकरण, प्रबंध चंद्रोदय, मालती माधव, हरकेली। हरकेली नाटक। ये है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये था स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर, इसको तोड़ करके बना दिया मस्जिद पापी। सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में पहला आक्रमण कहां हुआ? लाहौर, मुल्तान, सरिंद, तक्ता। कहां नॉइस पॉल्यूशन आपको आ रहा है? यहाँ नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। किस नॉइस पॉल्यूशन की बात करती हो तुम? तुम्हारे घर के पास हो रहा है तो मैं मुझे कंप्लेन कर रही हो, तो हाउ कैन आई रिजॉल्व दैट इशू? कैन आई रिजॉल्व दैट इशू?
ऐसे बताओगे तो मुझे लगेगा कि मेरे ही घर में हो रहा है। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश। बारह सौ ग्यारह को गद्दी पे बैठा ये, 36 तक। इल्तुतमिश के बाद फिर फिरोज का शासन आया। तो इसने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, सुल्तान आजम, अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा के यानी अमीरों का अमीर। हालांकि इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। और जिस जनजाति से आता था उस जनजाति को कहते थे इलबारी। तुर्की जनजाति थी, इसलिए इसको इलबारी तुर्क कहते हैं। ये कबीला था एक, इस कबीले के सरदार थे इसी के बाद इलम खां। तो बचपन में तो इनका बड़ा ऐश भी था, बहुत सुंदर था ये। तो इसके भाई इससे बड़ी ईर्ष्या करते थे, तो इसको गुलामों के व्यापारियों के हाथों जाके बचपन में बेच दिया। इस तरह से अपने परिवार से बिछड़ गया। दास के रूप में बुखारा में शद्रे जहां के एक संबंधी के हाथों बेचा गया। घोरी से ये ऐबक के पास जाता है। ऐबक इसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर के इसको बना देता है सर ए जहांदार, यानी अंगरक्षक का प्रधान। फिर इससे पहुंच जाता है अमीर ए शिकार। फिर ग्वालियर का विद्रोह दमन करता है। ऐबक ने ही इसे दमन करवाया था। इस दमन के बाद ग्वालियर का अमीर बनता है। हालांकि शुरू में ही ये शरे जहांदार नहीं बन गया था। शरे जहांदार से पहले बरन का इक्तेदार था ये। फिर दिल्ली सल्तनत का सबसे इंपॉर्टेंट एक था, बदायूं का सूबेदार था। और इसकी प्रतिभा देख करके इसको दामाद बना लिया था ऐबक ने। गोरी वाला केस बताया है कि गोरी खोखरों के दमन में कैसे इसने बहादुरी का परिचय दिया था। आस्था से इसको मुक्त किया गया और इसको ऐबक ने अमीरन उल उमरा की उपाधि। आराम शाह के एपिसोड के बाद ये सुल्तान बनता है, लेकिन सुल्तान बनने की प्रक्रिया में ही था कि काजी वहीदुद्दीन के नेतृत्व में कुछ कानूनचियों ने इसको अवैध घोषित कर दिया कि वो गुलाम है। तो इल्तुतमिश ने अपना वो प्रमाण पत्र दिखाया जिसमें अमीर उल उमरा की इसको उपाधि दी गई है।
इस तरह से दिल्ली का पहला सुल्तान ये बनता है। सुल्तान बनने के बाद 1299 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से इसने खिलत लिया, सर्टिफिकेट, और इस तरह से दिल्ली का पहला वैधानिक सुल्तान बना, कानूनी सुल्तान। मिनहाज और सिराज ने ये बात तबकात नासरी में लिखी है और अपने आप को सिक्कों में इसने खलीफा का दूत अंकित करवाया। अब्बासी खलीफा अल मुंतशिर के नाम के सिक्के चलवाए। शमसी वंश का था, दिल्ली को राजधानी बनाया। खिलत एक पोशाक होती है, कपड़ा। ये कपड़ा देख रहे हो, उसको सरोपा भी कहते हैं। क्या लिख दिया? 1229। तो ये है सरोपा, ये चोगे की तरह होता है। फारसी में सरोपा कहते हैं, अरबी में खिलत कहते हैं। खैर, इल्तुतमिश के सामने चुनौतियां बहुत थी। गद्दी तो मिल गई, लेकिन गद्दी मिलने के साथ दुश्वारियां भी थी, और ये लगभग वही दुश्वारियां थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में थी। उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। जैसे गजनी का यल्दौज, सिंध का कुबाचा, और बंगाल में अली मर्दान। ये ऐबक के रिश्तेदार थे, इसके रिश्तेदार थोड़ी ना थे। जो नए विद्यार्थी हैं उनको समझ में आ रहा है, पुराने को तो आता ही होगा। तो ये तीनों तो अभी भी थे, और ये चाह रहे थे अपना टेरिटरी को एक्सपेंड करना, साम्राज्य को बढ़ाना। कुबच्चा ने देखा कि आराम शाह किसी लायक नहीं, नालायक है, तो उसकी अयोग्यता का लाभ उठा करके इसने बठिंडा, सरस्वती, कोहराम तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। और इधर अली मर्दान ने भी विंडो पीरियड का लाभ उठा करके अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली और बिहार को भी कब्जा कर लिया। इस तरह से बंगाल और बिहार दिल्ली से अलग हो गए। राजपूतों ने दिल्ली सल्तनत को टैक्स भेजना बंद कर दिया, नो टैक्स। इसमें जालौर भी शामिल था, रणथंभौर भी शामिल था। अजमेर, ग्वालियर, दोआब, ये भी फ्री हो गए। और तो और छोटे छोटे इक्तेदार बगावत के मंसूबे बनाने लगे। और इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्लोज थे उन्हें कहा जाता था कुतुबी अमीर। जो गोरी के क्लोज थे इसके भी पहले वाले, उन्हें कहा जाता था मुइज्जी अमीर। ये इल्तुतमिश को कहते थे कि भाई ये तो गुलाम का गुलाम है। और तो और इधर चंगेज खान अंगड़ाइयां ले रहा था, ये कभी भी आक्रमण कर सकता था, और किया भी। अच्छा बढ़िया, वेरी गुड, चलो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सारा कुछ विरासत में यही मिला था।
अब इस क्रम से इसने कार्य किया यल्दाउस कुबाचा मंगोल आक्रमण। इसके यल्दाउस की भी साइड में मैंने बताया था कौन था, ख्वारिज़म शाह फारस। फारस को वर्तमान में ईरान कहते हैं। ख्वारिज़म शाह ने देखा कि कब तक हम इन चूहों से डरते रहेंगे, माई सेल्फ इज हाथी। इसने जो है कहा कि अब छोड़ो, विचार विमर्श, यल्दाउस को ठोको। यल्दाउस को मारा। यल्दाउस गजनी से भागा और यल्दाउस ने कुबाचा को मार दिया। कुबाचा भी भागा, ये भी जाके छुप गया अपने ही राज्य में। तो ख्वारिज़म ने गजनी पे अधिकार कर लिया, यल्दाउस ने सिंध पे अधिकार कर लिया। अब यल्दाउस सोच रहा था कि दिल्ली पे अधिकार क्यों न करें। और 2015 ईस्वी में तराइन के मैदान में यल्दाउस और इल्तुतमिश के बीच हुई लड़ाई। तराइन का एक और युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध, सॉरी 1215 अच्छा, एक बार गलती हो जाती तो लोग एकदम मतलब निशाना लग, तुरंत ट्रिगर दबाते हैं। मतलब सुख, वो सुख जो है वो छूट ना जाए। तराइन में यल्दाउस और इल्तुतमिश की लड़ाई होती है। सजगता तो है, ये तो मानना पड़ेगा। और इसमें यल्दाउस ने ही हारना था, यल्दाउस हार गया और बदायूं ले जाकर के इसका सर कलम कर दिया गया। दो 2015 के बाद दिल्ली प्रैक्टिकली गजनी के अधीन नहीं रह गया, स्वतंत्र हो गया। 2015 तक दिल्ली गजनी के अधीन था। इसके बाद आते हैं कुबच्चा। कुबच्चा भी दरिया के छुपा हुआ था। यल्दाउस तो मर गया, तो फिर इसने अपने पुराने एस्टेब्लिशमेंट को क्रिएट कर लिया। यल्दाउस के मरते ही कुबच्चा लाहौर पे कब्जा कर लेता है। सर कलम नहीं जानते, सर काट देना। अब यल्दाउस को मारने के बाद इल्तुतमिश को टेंशन कुबच्चा की होगी, क्योंकि कुबच्चा बच्चा नहीं था। तो इल्तुतमिश ने कहा कि इसका भी निपटारा कर ही दिया जाए। इसने लाहौर पे अटैक किया, कुबच्चा वहां से भागा और इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासरुद्दीन को लाहौर का चार्ज दे दिया। लेकिन इसी समय एक और घटना घटी, मंगोल चंगेज खान। इसने 1221 में सिंध पर अटैक कर दिया। अब इल्तुतमिश के लिए दूसरी टेंशन कि अब ये भी पापी आ गया, अब हम क्या करें। लेकिन सिंध को लूट लाट के चंगेज खान इधर बढ़ गया फारस की तरफ। 1227 में इल्तुतमिश ने फिर से कुबाचा पे अटैक किया और कुबाचा के लगभग आधे राज्य को जीत लिया। हारा हुआ कुबाचा अपने बेटे बहराम मसूद के हाथ में संधि का प्रस्ताव रख करके भेजता है इल्तुतमिश के पास, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको ही कैद कर लिया। इधर राज्य भी गया, इधर बेटा भी गया। कुबाचा सोचा कि अब मैं कहां जाऊं, सिंधु नदी में डूब करके सुसाइड कर लेता है डिप्रेशन के चलते।
मैं क्या बोल रहा हूं वो मत सुनो, क्या होना चाहिए वो देखो। इसके बाद सिंध के इलाके में इल्तुतमिश ने निजामुद्दीन जुनैदी को सिंध का सूबेदार नियुक्त किया। ये वही जुनैदी था जिसने उलेमाओं को आगाह किया था कि अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया तो नमक के बराबर मुसलमानों को हिंदू मार भगाएंगे। इसका ऐसा जिक्र इतिहास में आता है। तो इस तरह से यलदौद की समस्या, कुबाचा की समस्या तो सॉल्व हो गई, लेकिन मंगोल की समस्या अभी भी थी। निजामुद्दीन जुनैदी। अभी चंगेज खान इतना आतताई था कि इसने चाइना, सेंट्रल एशिया और फारस इनको भी मार के भगा दिया, सबको रौंद रहा। ख्वारिजम शाह के राज्य को नष्ट कर दिया। ख्वारिजम भागे इधर यूरोप की तरफ, कैस्पियन सागर के किनारे जाके रुके। वो गाना है ना, सागर किनारे, ये वहां पहुंच गया। और इनका बेटा भागा इंडिया की तरफ। इनके बेटे का नाम था मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी। तो सोचा कि इसका बाप इधर भाग रहा, बेटा इधर भाग रहा, मैं किधर जाऊं। तो सोचा बेटे की तरफ जाता हूं। तो मंगबरनी के पीछे पीछे चंगेज खान भी भागा, और बाप कैस्पियन पहुंचा, मंगबरनी सिंधु नदी के किनारे पहुंच गया। अब इल्तुतमिश को टेंशन होने लगी कि अब मैं क्या करूं। उधर ईरान वाला भी आ रहा है, उधर मंगोल भी आ रहा है, उसके पीछे पीछे ये दोनों आ रहे हैं, दोनों के पास ताकत। जुबैनी लिखता है कि सुल्तान आग और पानी के बीच फंस गया। चंगेज खान ने पहले ही इल्तुतमिश को मैसेज भेजा कि मंगबरनी की सहायता करना मत। अब सिंध में चंगेज, ये तब की बात है जब कुबाचा भी जिंदा था। कुबाचा, मंगबरनी और खोखर ये आपस में लगे टकराने। खोखर तो पहले से ही टकराऊ प्राणी थे, आतताई। ये मंगबरनी था बड़ा स्मार्ट बंदा। इसने तुरंत खोखरों की सहायता पाने के लिए इनके सरदार की बेटी को फंसा लिया, शादी कर ली। और खोखरों का सरदार था राय खोखर संकीन। इसने सोचा कि फारस का राजकुमार मेरी बेटी से शादी करेगा, इतनी इज्जत। तो इसने दहेज दे दिया खोखरों, मतलब राय खोखर संकीन ने, सियालकोट का किला ही रहने के लिए। अब ये दोनों वहां पे चैन की बंसी बजाते, बिस्तर पर लेट करके अंगूर खाते। फिर मंगबरनी ने एक दूत भेजा आइनुल मुल्क को इल्तुतमिश के पास कि मंगोलों के खिलाफ हमारी सहायता करो। देखो अब तो मेरी शादी भी हो गई, कल को बच्चे भी होंगे, तुम्हें चाचा चाचा बोलेंगे। इल्तुतमिश को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है शोले की तरह। उसने कहा ऐसा करते हैं, ये जब तक आइनुल मुल्क जाकर के बताएंगे कि उसने सहायता नहीं की, अगर बताएंगे सहायता नहीं की तो ये हमको परेशान करेगा, अगर बताएंगे सहायता करेंगे तो चंगेज खान फिर पीछे पीछे आ जाएगा और आके पूछेगा तेरा क्या होगा कालिया। तो ये तब होगा जब आइनुल मुल्क जाके बताएगा। तो आइनुल मुल्क के आईने के 100 टुकड़े कर देंगे, इसको मार डाला। न जाएगा न बताएगा न कुछ होगा। और अपने दूत को पहले भेजा, एज इफ कि आइनुल मुल्क उससे कभी मिला ही ना हो। मंगबरनी को एक लेटर लिखा, क्विट पंजाब,
ਤੁਸੀਂ पंजाब ਛੱਡ दो, ਸਾਡਾ पंजाब। मंगबती को समझ में नहीं आया कि मेरे वाले दूध का क्या हुआ। मैंने जो मैसेज भेजा था उसका रिप्लाई तो आया नहीं, कि दूसरा ही रिप्लाई आ गया। अभी कुबाचा जिंदा था तब की बात। तो मंगबरनी ने कहा कि खर्चा वर्चा कैसे निकलेगा। इसने कुबाचा को बहुत मार मारा, इसको खूब लूटा, सिंध विंध लूट करके, दक्षिणी सिंध को लूट करके 1224 में ये भारत छोड़ करके चला गया ईरान। चंगेज खान भी वहां से जा चुका था। तो अब आपको समझ में आया होगा कुबाचा ने सुसाइड क्यों किया। ये बेचारा बीच में बफर स्टेट, उधर से वो मार रहा है, इधर से ये मार रहा है, इधर से फुटबॉल की तरह इसकी स्थिति हो गई थी। लेकिन यहाँ इल्तुतमिश की दूरदर्शिता की दाद देनी पड़ेगी। किसने, अगर इस सिचुएशन में मंगबरनी से भी बच गया और उनसे भी बच गया, मंगोलों से। तो चंगेज खान ये सोच रहा था कि इल्तुतमिश ने मेरी बात मानी तो इसने कभी दोबारा अटैक नहीं किया, और मंगबरनी सोच रहा था कि मेरा दूध पता नहीं कहाँ जाके मर गया, कहीं भाग भूग तो नहीं गया। तो मतलब ये कोई ओपिनियन बना नहीं पाया कि इल्तुतमिश वाज अगेंस्ट मी और इन फेवर ऑफ मी, व्हाट हैपेंड। जब आप एक ओपिनियन नहीं बना पाते तो आप क्या करोगे। तो इस तरह से अब अगली समस्या बच गई इल्तुतमिश के सामने, बंगाल। नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज तो सॉल्व हो गए, लेकिन अभी डोमेस्टिक इश्यूज है। तो ये बंगाल का क्वेश्चन अभी भी है। अली मर्दान यहाँ का शासक, और इसने उपाधि ग्रहण कर ली अलाउद्दीन, बंगाल पे शासन करने लगा। शूरमा भोपाली बाई की तरफ बैठ करके अपनी स्वतंत्रता के डिंगे मारता और बताता कि उसने कितने शेर मारे। कहानी सुना सुना के इसके बंदे पक गए थे। इसके उत्तराधिकारियों को जल्दी थी कि जल्दी हमको कब मिलेगी, हमारा तो नंबर आता ही नहीं। तो इसी ने इसकी हत्या कर दी, इनके उत्तराधिकारियों ने ही। इसके बाद गद्दी पे बैठा हिसामुद्दीन एवाज। इसका ये भी खिलजी था, और इसने उपाधि ली गयासुद्दीन आजम की। सिक्का चलवाया, खुतबा पढ़ा। ये तब की घटना है जब इल्तुतमिश इधर उलझा हुआ था। तो इसका फायदा उठा करके इसने अपनी टेरिटरी भी बढ़ा ली, इस इलाके पर भी अधिकार कर लिया, इधर भी अधिकार कर लिया। जब इल्तुतमिश को इधर से फुर्सत मिली तो उसने कहा कि अब चला जाए उधर। इधर उसके पहले सारी कहानियां ये सुन चुका था रिवाज। जैसे इसको सुना कि मिस्टर इल्तुतमिश इज हिमसेल्फ कमिंग टुवर्ड्स बंगाल, तो ये बड़े बड़े गिफ्ट हैम्पर पैक करा करके पहुंच गया बंगाल के बॉर्डर पे। और इल्तुतमिश को देखते बोला वेलकम वेलकम, आइए आइए। मैं कभी से सोच रहा था कि हमारे सल्तनत हिंद इतर को क्यों नहीं करते। मैं तो कभी से एक्सपायरी डेट इसका देखना चाहिए, एक्सपायर हो गया क्या। नहीं, अभी नहीं हुआ, 3 दिन बाकी। खूब सारा धन दिया। इल्तुतमिश ने कहा कि मिस्टर एवाज, तूने बिहार को कब्जे में कर लिया। अरे आपकी अनुपस्थिति में मैं उसकी वो कर रहा था, मैनेजमेंट देख रहा था। आप चले जाते तो कौन देखता। वहां की जनता को मैंने पनाह दी। कहा ठीक है, अब पनाह छोड़ दो। तो कहा कौन देगा। उसकी टेंशन तो मत लो, मलिक जानी पनाह देगा। तो मलिक जानी इसके सूबेदार नियुक्त किए गए। इल्तुतमिश दिल्ली लौट गया। दिल्ली लौटते ही जानी को अनजानी बना दिया, इसने मार के भगा दिया गया, फिर से बिहार पे अधिकार कर दिया। इल्तुतमिश को मैसेज मिला, कहा ये तो हद हो गई, मेरा नुस्खा मेरे ही ऊपर अप्लाई कर रहा है ये तो, मंगबरनी वाला। तो अपने बेटे नासरुद्दीन को कहा, बेटा नासरुद्दीन,
ये अवध का राज्यपाल था। कहा जाओ बंगाल पे अटैक मारो, तुम्हारे बाप की हुई है नाफरमानी, तुरंत जाओ उसको याद दिलाओ उसकी नानी। नासिरुद्दीन जाते हैं और लखनौती पर अटैक करते हैं और 1226 में लखनौती पर अधिकार कर लेते हैं। इल्तुतमिश को बंगाल का सूबेदार बना लेता है, लेकिन इतनी मछली खाते हैं, इतना दारू पीते हैं कि 1226 से लेकर 1229 तक आते आते टें बोल जाते हैं, मर जाते हैं, भोग विलास। और बंगाल में एक नया लीडर निकलता होता है, मलिक इख्तियारुद्दीन बल्ख। तो गयासुद्दीन आजम वगैरह के सरदारों ने इनके नेतृत्व में कर दिया विद्रोह। इल्तुतमिश ने विद्रोह को दबा दिया, बल्ख मारा गया और इल्तुतमिश ने फाइनली दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया बंगाल को। तो ये बंगाल की समस्या का निराकरण ऐसे हुआ। इसके बाद बचे बहुत सारे राजपूत, कालिंजर और अजयगढ़ में चंदेल, झांसी ग्वालियर और नरवर के प्रतिहार, रणथंभौर और जोधपुर के चौहान, गोविंद राज था, अलवर बयाना अजमेर और थंभौर के भट्टी राजपूत, दोआब यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हिंदू शासक। इसमें सबसे दुर्लभ था रणथंभौर। रणथंभौर पे अटैक ही नहीं हो पाता क्योंकि बड़ा ही भयंकर इसका किला था। 70 शासक इसके पहले हार के जा चुके थे और इस समय रणथंभौर में पृथ्वीराज चौहान के वंशज शासन कर रहे थे। लेकिन इल्तुतमिश ने इस पर विजय हासिल की। फिर तो जालौर, बयाना, थंगीर, अजमेर, नागौर, ग्वालियर, कालिंजर, इन सब पे विजय हासिल की। लेकिन एक जगह है नागदा, गुहिलतों की राजधानी थी और इसके राजा थे क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया। तो इल्तुतमिश की पहली पराजय यहां हुई और अन्हिलवाड़ा पर आक्रमण करने के दौरान गुजरात के चालुक्यों ने भी इसे हरा दिया। दूसरी पराजय इसमें यहां भी हुई। मालवा पर अधिकार कर लिया, भिलसा किले पर। मिनहाज शिराज लिखता है कि 300 साल पुराने मंदिर को नष्ट कर दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट किया और वहां से विक्रमादित्य और शिवलिंग और राजाओं की अष्टधातु की मूर्तियां दिल्ली लेकर के आया। लेकिन 1236 में इसे पता चला कि खोखर फिर बेकाबू हो गए हैं और इस जगह मंगबरनी के अंडर में था। ये मंगबरनी का अधिकारी सैफुद्दीन हसन करलुग यहाँ पे शासन कर रहा था। खोखरों के विरुद्ध ये अभियान को निकला, रास्ते में बीमार पड़ गया, दिल्ली लाया गया। 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। टंके पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? मुइजुद्दीन कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश। और ये भारत की बात। तो ये था इल्तुतमिश का राजनीतिक वर्चस्व और विस्तार। साथ ही साथ इल्तुतमिश आंतरिक और विदेशी चुनौतियों से कैसे निपटता है और कैसे उसका बेटा मर जाता है, कैसे उसने मंगोलों की समस्या का निराकरण किया। खोखर जाट के ही कह सकते हैं जाट थे, उसी के भाई बंधु थे, पूर्वज थे। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। कल हम बात करेंगे, ओके नहीं, वेरी गुड। कल हम वस्तुतः दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण कैसे इन्होंने किया उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस सत्र को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में 9 बजे पेपर